हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वाली। आज हम लोग बात करेंगे एसएसटी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। सीटेट का पेपर नज़दीक है और हम अपना पहला प्रश्न जो लेकर आए हैं वो भारत के तिरंगे से संबंधित है। इस भारतीय तिरंगे को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था, कब इसे अडॉप्ट किया गया था? तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि जुलाई 1948 को, क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है, यहाँ पर ये सेकंड है कि जुलाई 1947 को, क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि जुलाई 1950 को, क्या ऑप्शन नंबर फोर्थ है अगस्त 1947 को? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो होगा इसका सही आंसर कि जुलाई 1947 इज़ द राइट होगा, क्योंकि जुलाई 1947 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा भारतीय तिरंगे को अपनाया गया था, अडॉप्ट किया गया था। ओके, तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, वो है कि निम्न में से किसे अवधि में या किस अवधि में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मौर्य डायनेस्टी की स्थापना जो हुई थी वो इनमें से किस साल में हुई थी? तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 326 ईसा पूर्व में, क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है 322 ईसा पूर्व में? देखो, ये जो बीसी है, ये बीसी को ही हम लोग ईसा पूर्व कह रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारा ऑप्शन है कि 185 बीसी में, क्या ऑप्शन नंबर फोर्थ है 298 बीसी में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है संस्थापक कहे जाते हैं मौर्य डायनेस्टी के, और कौटिल्य जो थे वो प्रधानमंत्री थे, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। तो ये जो चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की थी मौर्य डायनेस्टी की, तो वो भारत में इससे पहले एक साम्राज्य चला करता था, ये वंश हुआ करता था जिसका नाम था नंद वंश। नंद वंश के जो संस्थापक थे वो महापद्म नंद थे, और महापद्म के जो लड़के थे वो थे घनानंद, और घनानंद को पराजित किया और उनको युद्ध में हरा दिया था, उनकी हत्या कर दी थी। और उनकी हत्या करने के बाद मौर्य डायनेस्टी की नींव रखी थी मगध साम्राज्य के ऊपर चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व के अंदर। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है हमारा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का उपयोग कर सकते हैं तब, मतलब कब कर सकते हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का जो उपयोग कर सकते हैं? तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि किसी भी राजनीतिक गठबंधन दल को लोकसभा के या लोकसभा में द्वारा बहुमत न मिलना, या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि दो राजनीतिक दलों के सदस्यों की संख्या लोकसभा में समान हो जाना, क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि किसी राजनीतिक दल को राज्यसभा में बहुमत ना मिलना, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि दो राजनीतिक दलों के सदस्य की संख्या राज्यसभा में समान हो जाना। तो कब वो प्रधानमंत्री को चुनने में अपने विवेक का प्रयोग करेंगे, अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर है। एक ऐसा केस हुआ था हमारा अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में, जब 13 दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे, तो राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया गया था, और उन्हें 1 महीने का समय दिया गया था, कुछ टाइम का समय दिया गया था कि जो गठबंधन आप लोग कर सकते हैं, और 51% अगर आपकी पार्टी गठबंधन की पार्टी सीटें लेकर आ जाती है तो आप प्रधानमंत्री बन जाओगे, और अगर गठबंधन आपका नहीं हो पाया तो आप प्रधानमंत्री के पद से हट जाएंगे। तो इसीलिए इस प्रकार से यहाँ पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का उपयोग कर सकता है। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, पानीपत की तीसरी लड़ाई है ना, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? तो बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा 1751 में, क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है 1526 में, क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है 1761 में, क्या ऑप्शन नंबर फोर्थ है 1556 में? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 1761 एडी में, ईस्वी में। तो 1761 में क्या हुआ था कि अहमद शाह अब्दाली जो अफ़गान का एक शासक था, और भारत के मराठा जो हुआ करते थे, उनके नेतृत्व में जब हमारी लड़ाई हुई थी अफ़गान अहमद शाह अब्दाली के साथ में, तो वहाँ पर अफ़गानी अहमद शाह अब्दाली जीत गया था और मराठा पराजित हुए थे। ओके, और ये युद्ध जो था वो तीसरा बैटल कहलाता है पानीपत का। और पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, 1526 में हुई थी। सेकंड नंबर पर जो हुई थी वो हेमू भारत के एक बड़े महान राजा हुए हैं, शासक हुए हैं। हेमू जो हैं एक हिंदू राजा थे, और अकबर के बीच में 1556 में 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था,
जिसमें हेमू पराजित हो गए थे और अकबर जीत गया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसी प्रकार से ये तीसरा युद्ध भी हुआ था 1761 में, और इसमें मराठा हार गए थे और अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, मेसोपोटामिया प्राचीन शहरों में से एक है जो अब निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। देखो, जैसे हम लोग बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समकालीन एक सभ्यता रही थी, एक मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, और इन्हीं में से चीन तो चीन में होगी, मिस्र की सभ्यता मिस्र में होगी, और हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो भारत और पाकिस्तान वाले एक क्षेत्र में आज फैली हुई है। लेकिन अगर मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में पूछा जाता है तो हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन से देश में मेसोपोटामिया की सभ्यता होगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा है इराक, ऑप्शन नंबर सेकंड है हमारा अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर थर्ड है ईरान, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है भारत। तो इसमें से कौन सा ऐसा देश है जिसमें फैलाव था मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का, तो वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट है, इराक इसका सही आंसर है। देखो ये मैप आपको दिखाई दे रहा है, इस मैप में अगर मैं बात करूं तो ये हमारा एक पर्शियन एक खाड़ी है जिसे हम लोग कहते हैं फारस की खाड़ी, और इधर है ये लाल सागर, ये है भूमध्य सागर। ठीक है, ऊपर हमारा था काला सागर। और देखो यहाँ पर जो है वो ये पाकिस्तान वाला हिस्सा आ जाता है कुछ, उसके बाद ये ईरान वाला हिस्सा आ जाता है, और ये आ जाता है इराक वाला हिस्सा। और ये जो इराक वाले हिस्से में है ना, ये जो ये कुछ कलर सा दिखाई दे रहा है आपको येलो कलर का, तो वही मेसोपोटामिया क्षेत्र था कभी पहले टाइम में जो सिविलाइजेशन का यहाँ पर उदय हुआ। तो ये था इसका सही आंसर, इराक में मेसोपोटामिया प्राचीन शहर जो था वो बसा हुआ था। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, वो है तस्मान सागर। देखो मैंने आपको बता दिया कि हमारा सीटेट का पेपर जैसे नज़दीक आ रहा है, ऐसे आप लोग थोड़े से नर्वस भी हो रहे होंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग हमारी वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा और इससे रिलेटेड चीज़ों को भी पढ़ते रहिए, जिससे संबंधित हम लोग अपने प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं, उसी से संबंधित जो क्वेश्चन और भी आपको अगर मिले कहीं से भी, वो भी आप लोग साथ साथ में पढ़ते रहिएगा। जैसे कि यहाँ पर तस्मान सागर पूछा हुआ है, तो इसका मतलब हमें वर्ल्ड जो मैप है इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए, सागर महासागर के भी थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। अगर हमें 60 में से 60 नंबर अगर अपने लेकर आने, अगर अपने ये इस उद्देश्य के साथ में हमें सीटेट जूनियर का पेपर देना है तो जैसे कि अगर आप बात करें आपसे कि तस्मान सागर कहाँ स्थित है, क्या ये उत्तर दक्षिण अमेरिका में है, क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अंदर है, क्या ऑप्शन नंबर सी है भारत और श्रीलंका के बीच में है, क्या ऑप्शन नंबर फोर्थ है साइबेरिया और अलास्का के बीच में। तो यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा ना मैप में, ये ऑस्ट्रेलिया है ना, और ऑस्ट्रेलिया के इस साइड में जो दक्षिण पूरब वाला हिस्सा है ये है हमारा न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर ही आता है। और जो इनके बीच में आने वाला जो सागर है सारा का सारा, ये सारा सागर क्या कहलाता है, तस्मान सागर कहलाता है। क्या कहलाता है, तस्मान सागर। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड इसका सही आंसर है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन की, तो वो है हमारा कि विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को इनमें से किसने विचारार्थ प्रस्तुत किया था, किसने इसको प्रस्तुत किया या किसके विचार थे विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के अंदर। क्या वो शंकराचार्य के थे, क्या रामानुजाचार्य के थे, क्या अल्लामा प्रभु के थे, या बसवन्ना के थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर है, ये यहाँ पर सेकंड है। ठीक है, रामानुजन इसका बिल्कुल सही आंसर है। कभी भी ये प्रश्न आ जाए कि विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, क्या इसके प्रचलककर्ता कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य। देखो यहाँ पर शरीर को ज़्यादा महत्वता दी गई है इस सिद्धांत के अंदर। ठीक है, शरीर को ज़्यादा महत्वता दी गई है, ना कि आत्मा को दी गई है ना। इसके कुछ सिद्धांत हैं, बहुत सारे अच्छे खासे सिद्धांत हैं, ऐसे नहीं कि एक लाइन में इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा विशिष्टाद्वैत सिद्धांत को, लेकिन इसको आप लोग फिलहाल के लिए याद रखिए कि रामानुजाचार्य के द्वारा दिया गया था। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि 12वीं शताब्दी के मध्य, बहुत अच्छा प्रश्न है, 12वीं शताब्दी के मध्य मतलब 1100 से 1200 के बीच की बात मैं कर रहा हूँ। तो कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीरशैव आंदोलन, एक वीरशैव आंदोलन हुआ था, इतिहास के अंदर वर्णन है हमारे एनसीईआरटी के। तो वीरशैव आंदोलन हुआ था
तो वीरशैव आंदोलन के संबंध में या संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा करेक्ट है, तो वो हमें देखना पड़ेगा। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसमें कि यह नामदेव और उनके साथियों के द्वारा किया गया था। या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि इसने जाति नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया था। तो आगे बढ़ने की ज़रूरत हमें है ही नहीं, सबसे बेहतर ऑप्शन हमें मिल चुका है किसका, वीरशैव आंदोलन का। बहुत लोग इसमें मारे भी गए, कुछ लोगों ने हत्या करी, बहुत सारे निम्न जाति के लोगों की। और ये आंदोलन था कि जो ब्राह्मणवादी विचारधारा है उसके विरुद्ध का जो तर्क था कि भाई आप ऐसा कर क्यों रही है, इसके पीछे क्या तर्क है, उस चीज़ों के लिए यहाँ पर ये बात बोली गई थी। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही चला जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन की, तो वो है रामपुरवा में मिला एक उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर पर बना सांड। देखो एक बात बोलूँ आपको कि जो रामपुरवा है एक शहर है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ से ना एक बिल्कुल उत्कृष्ट पॉलिश, बिल्कुल साफ़ सुथरी पॉलिश वाला एक पत्थर मिला है। और उस पत्थर पर ना एक डिज़ाइन बना है सांड का, मतलब उस पर एक चित्रण किया गया था सांड का, जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा हुआ है। इनमें से किसके शासनकाल में ये बनाया गया था या बनवाया गया था? देखो अशोक के द्वारा ये पत्थर बनवाया गया था इस प्रकार का, और जहाँ से हमें पता लगा कि किस शासनकाल का है, तो क्या मौर्य का है, पांडव का है, चोल का है, कुषाण का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट है, मौर्य डायनेस्टी। क्यों? क्योंकि मौर्य डायनेस्टी के ही शासक रहे हैं अशोक महान, द ग्रेट ऑफ अशोका, द ग्रेट अशोका जिसे कहते हैं। ओके, नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर किस पे, कि जो हमारा 6 क्लास से लेकर 8 क्लास तक के बच्चे होते हैं हमारे, वहाँ पर जो कक्षाएं हम लोग देते हैं वो उच्च प्राथमिक स्तर कहलाता है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों, इतिहास लेखन को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिक प्रासंगिक होगी? तो कौन सी विधि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी हमारी अपर प्राइमरी स्टेज पर? हिस्टोरी या हिस्टोरियोग्राफी या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट को समझाने के लिए? तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा परियोजनात्मक विधि, प्रोजेक्ट मेथड, क्या मानचित्र विधि, मैप मेथड, क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है समस्या समाधान विधि, क्या स्रोत विधि, सोर्स मेथड? देखो इतिहास के अंदर जब भी हम लोग बात करेंगे कि एक बेहतर ऑप्शन क्या हो सकता है उसको पढ़ाने का, तो यहाँ पर ये अगर कभी ऑप्शन में मिलेगा आपको, तो ये बिल्कुल सही चला जाएगा हमारा, ये बिल्कुल सही चला जाएगा स्रोत, जिसे सोर्स मेथड हम लोग कहते हैं। क्योंकि सोर्स के माध्यम से इतिहास के बारे में हमें पता लगी है, जानकारी, हमारे अतीत के बारे में हमें जानकारी मिली है। और जब हम लोग सोर्स के साथ में किसी भी बच्चे को पढ़ाएंगे ओके चित्रण कराएंगे उसमें किताबों के अंदर उन सारी चीज़ों का, तो बच्चा बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएगा अपने अतीत के इतिहास के बारे में। तो ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन की, तो वो है सरकार के कार्यपालिका अंग से क्या अभिप्राय है? मतलब आप लोग क्या समझते हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट? मतलब हमारे जो सरकार है उस सरकार की जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका के अंदर जैसे राष्ट्रपति आते हैं, सारे मंत्री आते हैं, कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री भी जो कार्य करते हैं वो सब कुछ हमारे कार्यपालिका के अधीन ही रहकर होता है। तो हमारे एक भारतीय संविधान का भाग नंबर जो 5 है, वो भाग नंबर 5 जो है उस सरकार भी उसके अंदर आती है। और सरकार के 3 अंग वहाँ पर हैं, जैसे कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। मतलब हमारे भारत में व्यवस्था चलाने के 3 अंग है। तो यहाँ पर ये कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं? तो इसका ऑप्शन हमें छांटना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि निर्वाचित प्रतिनिधि, क्या ये सही है? क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि देश का प्रत्येक नागरिक जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उपयोग करता है वो? क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है इसमें लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है? क्या ऑप्शन नंबर फोर्थ है उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश? तो इसका सही आंसर क्या होगा कि देश का प्रत्येक नागरिक जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उपयोग करता है, क्या वो कार्यपालिका कहलाता है? क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है इसमें कि लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने में उत्तरदायी होता है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही
चला जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड इसलिए चला जाएगा क्योंकि कार्यपालिका के अंदर कुछ ऐसे समूह वाले लोग होते हैं जो क्या करते हैं, जो शासन चलाने में उत्तरदायी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे इंडिया के अंदर भी हैं, भारत के अंदर कार्यपालिका जो है वो मंत्री पद पर जो लोग बैठे हैं, कार्य कर रहे हैं, वो अपने कार्य के प्रति उत्तरदायी हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर बिल्कुल सही चला जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो भी बड़ा अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें हमें मिलान करना है, मैच करना है। कुछ पॉइंट हमें दिए गए हैं, वनस्पति के प्रकार इधर दिए गए हैं और पौधों की प्रजातियां इधर दी गई है। तो यहाँ पर हमें मिलान करना है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन इनमें से कौन सा है। ट्रॉपिकल जो एक फॉरेस्ट हमारा है, रेन फॉरेस्ट कौन सा है, तो हमें छांटना पड़ेगा इसके अंदर कौन सा होगा वो। तो क्या देखो, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है हमारा वो है महोगनी। कौन सा है? महोगनी जो है उष्णकटिबंधीय, जो गर्म स्थानों में पाए जाने वाला अत्यधिक वर्षा वाला जो पेड़ है वो है महोगनी। उष्णकटिबंधीय वर्षा पतझड़ वन जो है वो साल का वृक्ष है, मतलब गर्म स्थान पर पाया जाता है लेकिन पतझड़ी वन है, पत्ते उसके उतर जाते हैं। फिर कटीली झाड़ियाँ जो है वो हमारे बबूल की होती हैं, और मैंग्रोव वन है जो सुंदरी वन है, जो सुंदर वन के डेल्टा में पाए जाते हैं। तो ये इसका सही मिलान हमने किया है। एक बार इसको आप लोग दोबारा से फिर देख सकते हो बैक करके वीडियो को। तो ये इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से हमें कुछ क्वेश्चन मिल सकते हैं हमारे जूनियर के पेपर में, तो आप लोग ऐसे मिलान करके उसका सही आंसर दे सकते हैं। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है इतिहास। इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में जो मुद्दे पढ़ाए जा रहे हैं, हिस्टोरिकल टेक्स्ट बुक में जो हमारी या हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में जो मुद्दे पढ़ाए जाते हैं वो इनमें से कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि केवल राजनीतिक घटनाओं से संबंधित होते हैं क्या ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा, क्या ज़्यादातर राजाओं और लड़ाइयों से संबंधित होते हैं क्या इतिहास के अंदर। क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारा कि साधारण पुरुषों और महिलाओं के जीवन को नहीं दर्शाते हैं। क्या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि इसी तरीके के कुछ मुद्दे या मुद्दों सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र से भी संबंधित होते हैं। देखो ध्यान रखेंगे कि इतिहास की पाठ्य पुस्तक में जो मुद्दे पढ़ाए जा रहे हैं वही मुद्दे जो हैं हमारे वो कुछ सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्रों से भी संबंधित होते हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल राइट है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि एनसीएफ 2005, क्या एनसीएफ 2005 में बहुलता, मतलब बहुलता अलग अलग मुद्दों के तहत सामाजिक विज्ञान शिक्षण से संबंधित निम्नलिखित सुझाव में से कौन सा सुझाव है, कौन सा सुझाव होगा। तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि अलग अलग भाषाओं में एक पाठ्य पुस्तक का प्रकाशन करना। क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि प्रासंगिक स्थानीय सामग्री को पाठ्य पुस्तकों का एक हिस्सा बनाना। क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि चर्चा में आम समस्याओं को अधिक से अधिक लाना। क्या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि सभी बोर्ड के लिए एक ही पाठ्यक्रम की पुस्तकें प्रकाशित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर है। वो इसलिए बिल्कुल सही है क्योंकि प्रासंगिक स्थानीय सामग्री, जो भी हमारी सही स्थानीय सामग्री को पाठ्य पुस्तकों का एक हिस्सा बनाना, तो ये अलग अलग मुद्दों को दर्शाता है सामाजिक विज्ञान शिक्षण से संबंधित। तो नंबर नेक्स्ट हम बात करें आपसे बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न की, ग्रेड भावनात्मक प्रतिक्रिया जो सकारात्मक व नकारात्मक दोनों हैं, प्रतिक्रिया के कारण हमें सोचते हैं या और क्या होता है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जो ग्रेड भावनात्मक प्रतिक्रिया है ना, वो नकारात्मक भी हो सकती है, ग्रेड जो हमारी होती है वो सकारात्मक भी हो, दोनों है। तो इस प्रक्रिया के कारण हम सोचते हैं, और हम सोचते भी हैं भाई इस प्रक्रिया के कारण, और क्या करते हैं, क्या संलग्न होते हैं, क्या उम्मीद करते हैं, क्या भागते हैं, क्या ख़त्म कर देते हैं। तो भाई हम लोग इन चीज़ों के बीच में या इनके अंदर संलग्न हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, जो हमारी ग्रेड भावात्मक प्रतिक्रिया होती है। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है बाल केंद्रित या बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है। चाइल्ड सेंटर पेडागोजी मीन्स क्या है यहाँ पर। तो हम लोग बात करें आपसे कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र क्या होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को देखें कि बच्चों के अध्ययन की इच्छा को
प्रधानता देना, जो बच्चों की इच्छा होती है, मतलब बच्चों के अध्ययन की जो इच्छा होती है, उनके पढ़ने की इच्छा होती है, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना। या ऑप्शन नंबर सेकंड है हमारा कि बच्चों के अनुभव को सक्रिय भागीदारी और आवाज़ को प्रधानता देना। क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है केंद्र में खड़े होकर अवधारणा को पढ़ाना। क्या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि व्यक्तिगत ध्यान सुनिश्चित करने के लिए छोटे बच्चों की देखभाल के केंद्रों पर बच्चों को पढ़ाना। तो यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट है, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में एक बात बोल दी गई है कि बच्चों के अनुभव को, उनके जो एक्सपीरियंस है ना, उनके अनुभव को सक्रिय एक्टिव भागीदारी में पार्टिसिपेट करना और आवाज़ को प्रधानता देना। जो उनकी स्थानीय भाषा है, जिस भाषा में बच्चा सीख रहा है, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। तो ये इसका बिल्कुल सही हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि ज्ञान और विचार, क्या ज्ञान और विचारों के आयोजन में निम्नलिखित संसाधनों में से क्या सहायक है। तो ज्ञान और विचार दोनों है हमारे, नॉलेज और थिंकिंग के आयोजन में निम्नलिखित संसाधनों में से क्या सहायक होगा। क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है स्मृति संकेत, मेमोरी सिग्नल। क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि सूचनापूर्ण नक्शे। क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है प्रश्न बैंक। क्या ऑप्शन नंबर फोर्थ है खोजपूर्ण सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन मैप, जो है वो बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा, क्योंकि ज्ञान और विचारों के आयोजन में निम्नलिखित संसाधनों में से हम सूचनापूर्ण जो नक्शे होते हैं हमारे, उनका प्रयोग कर सकते हैं। जो मैप होते हैं जिनके अंदर इंफॉर्मेशंस दिखाई गई है, दी गई है, चाहे वो डायरेक्शन को लेकर हो, किसी शहर के नाम को लेकर हो, किसी भी पर्वत पठार मैदान नदियाँ इत्यादि इन सब को लेकर हो, तो ये जो नक्शे होते हैं हमारे सूचनापूर्ण नक्शे दिखाए जा सकते हैं। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि प्रथम पेशवा कौन था। तो इनमें से कौन सा प्रथम पेशवा था, हु वाज द फर्स्ट पेशवा। क्या बालाजी विश्वनाथ, क्या बाजीराव प्रथम, क्या बालाजी बाजीराव, क्या वो नारायण राव। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट होगा। क्यों, क्योंकि बालाजी विश्वनाथ जो थे वो पहले पेशवा बने थे। और पहले पेशवा कब बने थे, तो 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ पहला पेशवा बना था, और ये सबसे उच्च पद हुआ करता था मराठा साम्राज्य के अंदर, जिसे हम लोग पेशवा कहते हैं। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो देखो हाँ, और एक बात और, मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी, तो वो थे शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज अलग है ना, लेकिन ये बालाजी विश्वनाथ जो है वो पेशवा थे, ना कि वो राजा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा 19वां, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह निम्न में से कहाँ शुरू हुआ था। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि 1857 जो रिवोल्ट हुआ था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, क्या बंगाल से, क्या दिल्ली से, क्या मेरठ से, क्या पंजाब से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड राइट है, मेरठ से स्टार्ट हुआ था। ये मेरठ से जो प्रारंभ हुआ था वो कब प्रारंभ हुआ था, ये करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ था, 1857 की क्रांति। ओके, और उसके बाद ये फिर दिल्ली में गई 11 मई को दिल्ली से प्रारंभ हो गया। और बहादुर शाह जफर जो उस समय मुग़ल सम्राट थे, लास्ट मुग़ल एम्परर थे बहादुर शाह जफर सेकंड, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और उनको जेल में बंद कर दिया था, रंगून की जेल में, और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो और वहीं पर उनका मकबरा भी है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। वो कौन सा ऐसा मुग़ल बादशाह था जिसका मकबरा रंगून में या फिर म्यांमार देश के अंदर है, तो वो होगा बहादुर शाह जफर सेकंड, जो लास्ट मुग़ल एम्परर था। तो यहाँ पर जो है मंगल पांडे का इनसे रिलेशन ज़रूर है, लेकिन मंगल पांडे बैरकपुर छावनी से संबंधित थे, और बैरकपुर छावनी जो है वो मेरठ में ना होकर वो पश्चिम बंगाल में था। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम लोग देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा हमारा, वो है कि वह लोकतंत्र जिसमें सभी लोगों को सीधे कानून बनाने और शासन करने का अधिकार हो, उसका नाम क्या है। वो कौन सा लोकतंत्र होता है जिसमें सभी लोगों को सीधे कानून बनाना और शासन करने का अधिकार हो जाता है। तो क्या वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, क्या वो प्रकृति की अवस्था होती है, क्या वो ऑप्शन नंबर थर्ड है कि सामाजिक अनुबंध होता है, क्या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि संप्रभुता सॉवरेनिटी होती है।
तो इसकी सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसे कहते हैं, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी जहाँ पर एक डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं हमारी जनता और उसके बाद वही व्यक्ति कानून बनाते हैं जिनको हमने चुना था। तो वो एक प्रत्यक्ष हमारी डेमोक्रेसी कहलाती है। भारत के अंदर भी डेमोक्रेसी है। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो कौन सा होगा, तो वो होगा सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के साथ समकालीन मुद्दों और समस्या को भी लागू करना क्यों आवश्यक होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो एसएसटी के शिक्षण के साथ साथ जो समकालीन मुद्दे होते हैं ना, जो उससे रिलेटिव मुद्दे होते हैं, फैक्टर होते हैं, उनकी समस्याओं को भी लागू करना क्यों आवश्यक हो जाता है। तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि यह बच्चों को राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में जानने में मदद करती है। क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि यह बच्चों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को समझने में मदद करती है। क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि यह बच्चों को सामाजिक के मतलब समाज के सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को समझने में भी मदद करती है। क्या ये ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, यह अध्यापन को आसान बनाती है। तो ध्यान रखेंगे, देखो यहाँ पर ऑप्शन इसका चला जाएगा कि बच्चों को समाज के सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को समझने में भी मदद करती है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि जब हम लोग सामाजिक विज्ञान एसएसटी के शिक्षण या उसको टीचिंग के साथ साथ में समकालीन मुद्दे इसलिए लेते हैं, उनकी समस्याओं को इसलिए लेते हैं कि जिससे बच्चों को समाज के वर्तमान जो एक हमारा समाज है उस समाज के सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के समझने में भी मदद मिल जाएगी। तो इसलिए ये इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। नंबर नेक्स्ट हम बात करें प्रश्न की, तो वो है कि सूक्ष्म चिंतन क्या है। वो सबटल थिंकिंग जिसे कहते हैं वो उत्पन्न होता है, किससे उत्पन्न होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि जो सबटल थिंकिंग अराइजेज होता है वो किससे होता है। क्या मानसिक स्थिति से होता है, क्या अज्ञानता से होता है, क्या वो प्रकृति की पूछताछ से होता है, क्या वो स्वस्थ मन से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा मेंटल स्टेट से होता है, मानसिक स्थिति से जो है वो सूक्ष्म चिंतन उत्पन्न होता है। ओके, नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है भीमबेटका जाना जाता है। भीमबेटका इज नॉन फॉर इट्स, तो किस लिए जाना जाता है भीमबेटका। तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शैल चित्रों के कारण, क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है स्तंभ शिलालेखों के कारण, क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है मिट्टी के खिलौने के कारण, क्या ऑप्शन नंबर फोर्थ है मूर्तियों के लिए। देखो भीमबेटका जो है वो एक पूरा पाषाण कालीन एक स्थल है, क्योंकि इंडिया का इतिहास जो है वो बहुत पुराना है। पाषाण कालीन संस्कृति जो है वो इंडिया के अंदर भी फूली फली थी, और ये पाषाण काल जो है वो 3 पार्ट्स में बटा हुआ था। हमारा जो स्टोन एज था, एक तो था हमारा पूरा पाषाण काल, इसके बाद अलावा मध्य पाषाण काल, और एक था नव पाषाण काल। जो ये पूरा पाषाण काल है ना, सबसे स्टार्टिंग का, उसी पूरा पाषाण काल में ना भीमबेटका जो मध्य प्रदेश के अंदर है, भीमबेटका गुफा में वहाँ के जो लोग थे या जो वो व्यक्ति थे वो रहा करते थे, और वहीं पर उन्होंने चित्रण किया है बहुत अच्छा, ढोल बजाते हुए अपने किसी भी कार्य को करते हुए वहाँ पत्थरों के ऊपर दर्शाया है। तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है शैल चित्रण। रॉक पेंटिंग जो है पत्थर के ऊपर जो पेंटिंग है वो पाई गई है भीमबेटका गुफा से। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है सूक्ष्म चिंतन के संबंध में लाल रंग। देखो रंग भी दर्शाते हैं यहाँ पर सूक्ष्म चिंतन के अंदर। तो यहाँ पर प्रश्न है कि सूक्ष्म चिंतन के अंदर जो लाल रंग का प्रतिनिधि करता है वो क्या होता है। क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मान्यताओं की पहचान करना और तर्क का मूल्यांकन करना, निष्कर्ष निकालना। क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि जवाब की पहचान करना, मान्यताओं का मूल्यांकन करना और तर्क निकालना। इसके अलावा ऑप्शन नंबर थर्ड है कि हमारा मान्यताओं की पहचान करना, जवाब का मूल्यांकन करना और निष्कर्ष निकालना। या ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ है निष्कर्ष की पहचान करना, मान्यताओं को मूल्यांकन करना और जवाब देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मान्यताओं की पहचान करना। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, मान्यता की पहचान करना है ना, उसके बाद जवाब का मूल्यांकन करना, उसके बाद निष्कर्ष निकालना, ये इसका सही है
जो लाल रंग दर्शाता है सूक्ष्म चिंतन के अंदर। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि निम्नलिखित में से क्या साक्ष्य, मतलब क्या वो साक्ष्य थे जिनके आधार पर अभ्यास करने की प्रक्रिया का पहल कदम उठाया गया है। तो हम लोग देखें ज़रा कि इनमें से वो कौन सा है, वो क्या साक्ष्य है कि यह साक्ष्य के आधार पर अभ्यास करने की प्रक्रिया का पहला कदम है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि अपने जो हमारा निदानात्मक जिसे कहते हैं ना, तो निदानात्मक प्रश्न का उत्तर जानने के लिए सर्वोत्तम साक्ष्य ढूंढना। क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है साक्ष्य का समीक्षात्मक रूप से उसकी वैधता और प्रभाव प्रयोज्यता का मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर थर्ड है कि अपनी जानकारी को वैधानिक जो लीगल क्वेश्चन के लिए अनुकूल बनाना। या ऑप्शन नंबर फोर्थ है निदानात्मक विशेषता ग्राहक के मूल्यों और परिस्थितियों और अभ्यास के संदर्भ में जानकारी के साथ परिणामों को एकत्रित करना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा कि साक्ष्य के आधार पर अभ्यास करने की प्रक्रिया का पहला कदम जो है वो ये है हमारा कि अपनी जानकारी को लीगल क्वेश्चनों के अनुकूल बनाना। जो हमारी जानकारी है उससे संबंधित लीगल क्वेश्चन हमारे बनने जाए, तो ऐसी जानकारी जुटाई जाए, ऐसी जानकारी एकत्रित की जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि विद्यालय में अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। विद्यालय के अंदर, स्कूल के अंदर लर्निंग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। क्या समय है केवल, क्या बिताया गया समय है, क्या समय की ज़रूरत है, या बिताया गया समय और समय की ज़रूरत है। देखो बिताया गया समय भी और समय की ज़रूरत भी, ये आंसर बिल्कुल सही चला जाएगा कि बिताया गया समय और समय की ज़रूरत विद्यालय में अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन की, तो वो है दबाव डाल कर पत्थर के टुकड़े को फेंकने, मतलब फेंका जाता था दबाव डालकर, ऐसे बहुत तेज दबाव, जैसे आज के टाइम में भाला फेंका जाता है ना, पीछे की साइड में दबाव दिया जाता है, तो इसी तरीके से था कि दबाव डालकर पत्थर के टुकड़े को फेंकने, प्रेशर जिसे कहते हैं फ्लेकिंग की तकनीकी को सबसे पहले इस्तेमाल कहाँ पर किया गया था। सबसे पहले इस्तेमाल कहाँ पर किया गया था, तो क्या वो पूरा पाषाण में किया गया, नव पाषाण में किया गया, मध्य पाषाण में किया गया, फिर लघु पाषाण काल में किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट है कि पूरा पाषाण युग में जो इन पैलियोलिथिक एज के अंदर ऐसे दबाव डाला जाता था और पत्थर को ऐसे फेंका जाता था किसी जानवर के ऊपर, और जानवर जो था वो घायल हो जाता था, और उस घायल होने के बाद फिर वो वहाँ के लोग थे उसको खा लेते थे शिकार करके। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण का। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, वो है हमारा कि अधिगम शैली सम्मेलन में, किसमें, अधिगम शैली सम्मेलन में लर्निंग स्टाइल कन्वेंशन में शिक्षक को किस तरह का व्यवहार करने की ज़रूरत है। जिस समय कोई कन्वेंशन हो रहा है हमारा लर्निंग स्टाइल का, तो अधिगम शैली का, तो शिक्षक को किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए। क्या वो वक्ता की तरह करना चाहिए, क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है सहायक की तरह करना चाहिए, क्या फिर दर्शकों की तरह करना चाहिए, क्या सलाहकार की तरह करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट है। हमेशा एक टीचर जो होता है वो एक सहायक होता है, सहायता करने वाला होता है, एक फैसिलिटर होता है बच्चे के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है सर्वदेशीय लोकतंत्र का मुख्य तर्क क्या है। सर्वदेशीय जिसे हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल डेमोक्रेसी, तो यूनिवर्सल डेमोक्रेसी का मुख्य तर्क क्या है। तो इसका ऑप्शन हम लोग पहला देखेंगे कि केवल उन लोगों को जो अपने देश से बाहर यात्रा पर रहते हैं उन्हें वोट करने की अनुमति दी जानी चाहिए। क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि सभी राज्यों को एक ही वैश्विक सरकार द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि वैश्वीकरण के बावजूद भी राज्य हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं। या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि समकालीन विश्व में यह ज़रूरी है कि वैश्विक ताकतों को लोकतांत्रिक नियंत्रण में लाया जाए। देखो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ है, क्योंकि समकालीन विश्व में जो भी हमारे वर्तमान विश्व के अंदर कंट्री हैं
तो यह ज़रूरी है उन सब के लिए कि वैश्विक ताकतों को, मतलब विश्व की सभी बड़ी बड़ी ताकतों को एक लोकतांत्रिक नियंत्रण में लाया जाए, क्योंकि जो तानाशाह है या फिर वंशानुगत जो शासन होता है उसको ख़त्म किया जाए और एक लोकतांत्रिक नियंत्रण में लाया जाए उन सभी कंट्रीज़ को जो ताकतवर देश हैं विश्व के अंदर। तो ये इसका फोर्थ आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, शिक्षक के द्वारा मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गुणवत्ता एक सुधार नहीं है। तो यहाँ पर वो हमें नेगेटिव पॉइंट देखना है कि शिक्षक के द्वारा मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गुणवत्ता क्वालिटी एक सुधार नहीं है, तो वो हमें देखना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि एक अभिनव मतलब नया नवेला जो शिक्षक है कार्यक्रम के लिए स्कूल की नीति बदलना। क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि भावी नवाचार पर कर्मचारियों के विकास के लिए कुछ स्तर प्रदान करना। क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि अभिनव सह अभ्यास लागू करना। क्या ऑप्शन नंबर फोर्थ है मूल्यांकन से प्रयासों को अलग करना। देखो ये ध्यान रखेंगे कि ये इसमें मूल्यांकन के लिए उनकी क्वालिटी का एक सुधार नहीं होगा कि अगर मूल्यांकन से प्रयासों को अलग किया जाएगा। जो प्रयास होते हैं हमारे, जो एफ़र्ट होते हैं, जो एफ़र्ट लगाए जाते हैं, तो तब हमारा मूल्यांकन भी तो होना चाहिए ना उन एफ़र्ट का। जो हम लोगों ने एफ़र्ट लगाए, बच्चे ने एफ़र्ट लगाए, किसी भी तरीके के व्यक्तियों के द्वारा एफ़र्ट लगाए गए, प्रयास किया गया, तो उसका भी तो मूल्यांकन होना ज़रूरी है ना। तो इसीलिए ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसने कहा कि मूल्यांकनों से प्रयासों को अलग किया जाए, तो भाई अलग नहीं किया जाता, उसे साथ में ही रखा जाता है। तो ये इसका यहाँ पर सुधार नहीं होगा। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का उपयोग कर सकता है तब। देखो ये क्वेश्चन पहले भी आया इससे पहले, लेकिन फिर दोबारा से मैं इसको समझा दूं कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का उपयोग कर सकता है कब करेगा, कि जब किसी भी राजनीतिक गठबंधन दल को लोकसभा में या लोकसभा के द्वारा बहुमत न मिला हो। जब तक बहुमत नहीं मिला हो तब तक वो किसी भी प्रधानमंत्री के पद पर व्यक्ति को चुन सकते हैं राष्ट्रपति, और वो भी सिर्फ 1 महीने तक रहेंगे। 1 महीने के अंदर अंदर उन्हें अपने गठबंधन को बनाना होगा और अपनी सरकार के 51% वोट को, बहुमत को लेकर आना पड़ेगा। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि किसी देश की नीतियों का कौन सा प्रशासित करता है। किसी देश की नीतियों को कौन प्रशासित करता है। तो प्रशासित करता है, क्या देश की सरकार करती है, क्या देश की सुप्रीम कोर्ट करती है, क्या देश का प्रधानमंत्री करता है, क्या ऑप्शन नंबर फोर्थ है देश की राष्ट्रपति करते हैं। तो जो देश की सरकार होती है वही उस देश की नीतियों को प्रशासित करते हैं। आज भी अगर बात की जाती है पॉलिसीज़ लागू की जाना, पॉलिसीज़ बनाए जाना, सारे के सारे कार्य जो है उस देश की सरकार करती हैं। जैसे भारत की देश की सरकार भी ऐसे कार्य कर रही है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है हमारा कि निम्नलिखित में से क्या सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल ज़रूरी है। तो कौन सा ऐसा हमें ऑप्शन होगा जो छांटना पड़ेगा जो सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त है। तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि पाठ में दिए गए परिभाषित शब्दों की व्याख्या करना। क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि एक मुद्दे पर एक चर्चा करना। क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि ऐतिहासिक स्थल की यात्रा का आलेख करना। या ऑप्शन नंबर फोर्थ है मॉडल और चार्ट तैयार करना। तो इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में एक बात बोली गई है कि पाठ में दिए गए परिभाषित शब्द जो हैं उनको समझाना भी तो होता है, उनको बच्चों को एक उनके क्लियर चीज़ों को बताना भी होता है कि उनके अंदर का शब्द, इस शब्द का मतलब क्या है,
इन शब्दों का अर्थ क्या है, वो सारी चीज़ें उनको बतानी होती है, समझानी होती हैं। तो वो कब तो उसी समझाने वाली प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, रचनात्मक आकलन कहेंगे। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं एक बार फिर दोबारा से क्वेश्चन पढ़ लूँ कि वो है कि निम्नलिखित में से क्या सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में एसएसटी की फील्ड में रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त है। तो पाठ में दिए गए परिभाषा या परिभाषित शब्दों की व्याख्या करना। नंबर नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो वो है कि निम्नलिखित कारकों में से, निम्नलिखित मतलब फॉलोइंग्स फैक्टर में से कौन सा कारक नागरिक शास्त्र का नाम बदलने के लिए जिम्मेदार है। तो नागरिक शास्त्र का जो नाम बदला जा रहा है तो उसके लिए कौन सा जिम्मेदार है। तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि गतिशीलता को बढ़ावा देना। क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि छात्रों को राजनीतिक प्रशिक्षण प्रदान करना। क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि एक आज्ञाकारी और वफादार समाज का निर्माण करना। क्या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि उच्च स्तर पर राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए छात्रों को तैयार करना। उच्च स्तर पर राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में छात्रों को तैयार करना तो देखो सही है, लेकिन इससे भी बेहतर ऑप्शन हमारा चला जाएगा कि जो नागरिक शास्त्र का नाम बदलने में जिम्मेदार है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट होगा। क्यों इसका ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा, क्योंकि इसमें गतिशीलता को बढ़ावा देना, बहुत तेज़ी से गतिशीलता को बढ़ावा दिया जा रहा है, नई नई चीज़ों को लाया जा रहा है, समकालीन मुद्दों को जोड़ा जाता है हमारे एसएसटी के या फिर नागरिक शास्त्र वाले पार्ट के अंदर। इसीलिए नागरिक शास्त्र का नाम बदलकर हम लोग कह सकते हैं कि जो पॉलिटी रखा जा रहा है या पॉलिटिकल साइंस रखा जा रहा है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की तो वो है कि सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में चित्र का उपयोग करने के पीछे क्या उद्देश्य है। जो एसएसटी की किताबें होती हैं उन एसएसटी की किताबों में जो चित्र इमेजेस होती हैं उन इमेजेस को रखने का क्या मेन उद्देश्य है। तो इसका ऑप्शन हम लोग देखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है कि अपरिचित स्थिति की कल्पना करना। क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि पाठ्य पुस्तकों को आकर्षित करना। क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि सीखने को मज़ेदार बनाना। क्या ऑप्शन नंबर फोर्थ है पाठ को आसान बनाना। देखो यहाँ पर अगर पहले वाला ऑप्शन नहीं होता ना, ये पहला ऑप्शन नहीं होता तो इसका सही आंसर चला जाता ऑप्शन नंबर फोर्थ, क्योंकि पाठ को आसान बनाने के लिए भी चित्रण किया जाता है, विजुअलाइजेशन किया जाता है किसी भी थ्योरी का। क्योंकि जब कोई थ्योरी होती है तो बच्चा उसे समझ नहीं पाता, उसे दिमाग में नहीं बिठा पाता, और उसको चित्र दिखाए जाते हैं, इमेजेस दिखाई जाती हैं जिनकी मदद से बच्चा आसानी से सीख लेता है और दिमाग में बैठ जाता है और बच्चे का ज्ञान जो होता है वो सार्थक ईजी हो जाता है। लेकिन अगर बात की जा रही है कि पहले ऑप्शन इसमें एक अच्छा खासा दिया गया है कि अपरिचित स्थिति की कल्पना करना। जो अपरिचित है, जिनको हम लोग नहीं जान सकते हैं या नहीं जानते हैं, उसे अपरिचित कहते हैं। तो जिसे हम लोग नहीं जानते हैं वो अपरिचित होता है। और अपरिचित की कल्पना करना, कल्पना तब की जा सकती है जब हमारी इमेजेस हमारे सामने हो, जब फोटोज़ हमारे सामने हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट है, क्योंकि अपरिचित स्थिति की कल्पना करना। देखो इसमें आंसर हमारा ये भी सही जा सकता है, लेकिन ये भी सही है इसमें ऑप्शन कि पाठ को आसान बनाना। दोनों इसके बिल्कुल सही है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन साथ में होते हैं तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही चला जाएगा। तो ये थे आज के हमारे टॉप इंपॉर्टेंट एसएसटी के प्रश्न जो हमारे सीटेट एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं। और आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड थैंक यू सो मच।